Good morning, friends and my dear students. Once again, welcome back to my dear chemistry classes. बच्चों, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं. केमिकल काइनेटिक्स में इस लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक होगा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स. कोलिजन मीन्स होता है टक्कर या संघट्ट. थ्योरी जानते होंगे, रिएक्शन रेट अभिक्रिया की दर. कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. आपकी बुक्स में ये थ्योरी हो सकता है थोड़ा आगे दी हुई हो, बट मुझे जो टॉपिक आगे पढ़ाना है उसमें इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस है, इसका अपना रोल है, इसलिए आज हम लोग इस थ्योरी को पढ़ेंगे. बच्चों, बीच में 2-3-4 दिन का गैप हो गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से. बारिश का सीजन है, लगन का भी सीजन है, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर और बरसात के कारण बीच में वीडियोज़ नहीं आ पाई. कोशिश की जाएगी कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो देती जा रहे हैं. बच्चों, कम बैक. कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, अगर हिंदी में हम कहें तो हम कहते हैं अभिक्रिया की दर से संबंधित टक्करों का सिद्धांत. अभिक्रिया की दर से संबंधित टक्करों का सिद्धांत. टक्कर शब्द ऐसे लगता है ना कि जैसे कोई मार होने जा रही है, टकराव होने जा रही है, तो इसके लिए एक और बहुत ही सॉफ्ट वर्ड है संघट्ट. अभिक्रिया की दर से संबंधित संघट्टवाद का सिद्धांत. इसको वास्तव में हिंदी में कहते हैं संघट्टवाद. मैं लिख देता हूं, संघट्टवाद. जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए टक्करों का सिद्धांत. मैं इस थ्योरी के अलग अलग पॉइंट्स आपको डिटेल में भी बताता हूं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और इस थ्योरी को समझे बिना आप आगे के टॉपिक भी नहीं समझ सकते हैं. तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा, बट मैं इसका एक कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया थ्योरी का जो मेन थीम है कि क्या इस थ्योरी में आप पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ. बच्चों, रिएक्टिंग स्पीसीज मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. रिएक्टिंग स्पीसीज को हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम कर लिया गया है. स्फीयर समझते हैं, गोला बॉल जो होती है आपकी. रिएक्टिंग स्पीसीज को टिनी हार्ड स्फीयर, बहुत छोटे छोटे हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम किया गया और ये माना गया कि जब ये टिनी हार्ड स्फीयर मीन्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस आपस में टकराएंगे, इनके बीच में टक्कर होगी, तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा. मतलब किसी भी रिएक्शन के होने के लिए उसके अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों का होना आवश्यक है. किसी भी रिएक्शन के संपन्न होने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज के मध्य कोलिजन्स का होना आवश्यक है. आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, फिर 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ा होगा. गैसों का अणुगति सिद्धांत. गैसों का अणुगति सिद्धांत, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पोस्टुलेट्स आपने पढ़ी. मैं उसका एक पॉइंट आपको बताता हूं कि गैस के अणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये रैंडम गति करते हैं, अनियमित दिशाओं में, सभी दिशाओं में रैंडम मोशन करते हैं, जिसके कारण इनके मध्य आपस में टक्कर होती रहती है. ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का फर्स्ट पोस्टुलेट था. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के कॉन्सेप्ट पर भी आधारित है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स. तो यहाँ पर मान लिया गया कि हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं वो हार्ड स्फीयर की तरह हैं और जब उनके मध्य टक्करें होंगी तभी वो रिएक्ट करके आप प्रोडक्ट बनेंगे. मीन्स फॉर एनी केमिकल रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज. ये तो एक फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल हो गया. दूसरा, आपको पता होगा कि किसी भी कंटेनर में अगर 1 मोल सब्सटेंस हम ले लेते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हो जाते हैं, अनलिमिटेड. 1 मोल सब्सटेंस मींस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस मस्ट बी इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर आप जानते होंगे, इट्स वैल्यू इज 6.022 into 10th power 23 स्पीसीज. स्पीसीज का मतलब हम एटम्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. मींस किसी भी वेसल में, किसी भी कंटेनर में अगर रिएक्टिंग स्पीसीज हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है.
प्रति सेकंड किसी भी एक यूनिट वैल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं उसको हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी संघट्ट आवृत्ति, टक्करों की आवृत्ति। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड इन यूनिट वैल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये तो पहली बात हो गई कोलिजन की। अब बातें होती है कि अगर किसी भी कंटेनर या किसी भी वेसल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है और उनके बीच में हमेशा टक्कर होती रहती, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं। अगर वो अनियमित दिशाओं में इधर उधर, जिसे कहते हैं उर्दू में बेतरतीब, अगर वो रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनके बीच में टक्करें होती ही होती रही। पर सेकंड टक्करों की जो संख्या होती है बच्चों, वो 10 पावर 23 से 10 पावर 25 पर सेकंड, इतनी टक्करें एक सेकंड में हो जाती कहते हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करिए तो देखिए एक सेकंड में किसी दिए गए वैल्यू में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर इक्वल टू 10 पावर 23 10 पावर 25 कोलिजन्स, इतनी टक्करें हो रही। इस हिसाब से तो 1-2 सेकंड में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं, थ्योरी कहती है कि अगर कोई रिएक्शन होना है तो उनके रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में टक्कर होनी चाहिए, और पर सेकंड इतनी टक्करें होती हैं तो 2-3-4 सेकंड में ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। उसके लिए आगे बताया गया कि सभी टक्करें प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, लेकिन सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट नहीं बनते। इन टक्करों का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, जितनी भी कोलिजन्स हो रही हैं, इन कोलिजन्स का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, एंड दीज कोलिजन्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। कोलिजन्स बहुत सारी होती हैं, टक्करें बहुत होती हैं, लेकिन जिन टक्करों के कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उन टक्करों को, उन कोलिजन्स को, उन संघट्टों को हम लोग कहते हैं प्रभावी टक्करें यानी इफेक्टिव कोलिजन्स। मींस फॉर रिएक्शन टू अकर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव द इफेक्टिव कोलिजन्स। ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स कॉज द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अब बात आती है कि क्या केवल इफेक्टिव कोलिजन ही काफी है मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए? तो बच्चों यहां भी 2 कंडीशन आती है। इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए 2 शर्त, मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में अगर इफेक्टिव कोलिजन्स हो रही हैं तो उसके लिए 2 कंडीशंस का एक ही समय में फुलफिल होना आवश्यक है। 2 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड एट अ टाइम फॉर ए रिएक्शन टू प्रोसीड, दैट इज फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स। पहली कंडीशन, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पास कौन से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स? जो इफेक्टिव कोलिजन्स कर रहे हैं, जिनके कोलिजन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, एंड दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा इसके बारे में। थ्रेशोल्ड हिंदी में कहते हैं देहली ऊर्जा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। जिन मॉलिक्यूल्स के पास देहली ऊर्जा यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होता है। मींस अच्छा एक बात और, इतने सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होते हैं, वेसल में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती होगी, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती होगी। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, अगर उनको कोई एडिशनल एनर्जी मिल जाए तो वो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं और वो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड for the molecules to attain the value equal to threshold energy is known as energy of activation। हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे मॉलिक्यूल्स हैं,
रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ पर है, ये जो एनर्जी है, सपोज करिए ये एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी होती है, इसको एवरेज एनर्जी कहते हैं, एवरेज एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे इनके पास ए एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होगी, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी। जिन मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगी, उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी अगर उनको कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो वो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी प्राप्त कर लेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी जिसको प्राप्त करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक हो जाती है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, EA, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन। यानी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, किस लिए? टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये तो पहली कंडीशन थी बच्चों कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हो, इफेक्टिव कोलिजन्स हो, तो इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए थी द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड सेकंड कंडीशन, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। The collision between the molecules must take place in the proper orientation. Orientation को कहते हैं अभिविन्यास। Proper orientation का क्या मतलब हुआ? जो टक्कर हो वो सही दिशा में, अगर गलत दिशा में टक्कर हुई तो उस टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक एनर्जी होगी, किंतु अगर उनके बीच की जो टक्कर है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रही है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। मींस मॉलिक्यूल्स के पास पहली रिक्वायरमेंट है कि उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक एनर्जी हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उनका जो कोलिजन हो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर दो कंडीशंस को मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फुलफिल करते हैं तो उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है, और इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनते हैं। सो फॉर एनी रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी ए इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बच्चों, ये थी इस थ्योरी की समरी। अब हम आपको इस थ्योरी के अलग अलग पॉइंट्स वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। सो हम करते हैं। बच्चों, इस थ्योरी के पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाया वन बाय वन एक बार रिटर्न में आप देख लें। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे जरूरी थी, जो मैंने आपको मैं समझिए बताना भूल गया, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आर्हेनियस। ये आर्हेनियस की थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आर्हेनियस, द साइंटिस्ट, द ग्रेट साइंटिस्ट। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि रिएक्टिंग स्पीसीज को हार्ड स्फीयर माना गया, और ये माना गया कि जब ये रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में टक्करें होंगी, कोलिजन्स होगा, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा। उसी से रिलेटेड आपका सेकंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फॉर ए रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन्स इन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मींस फॉर ए रिएक्शन टू अकर, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए there must be collisions in between the reacting species। क्रिया करने वाली स्पीसीज के मध्य यानी अभिकारकों के मध्य कोलिजन्स का होना आवश्यक। थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति, कोलिजन मीन संघट्ट, फ्रीक्वेंसी मीन आवृत्ति, संघट्ट आवृत्ति। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इट इज वैल्यू फॉर गैसियस रिएक्शन। वेरी शॉर्ट आंसर जो 10 वर्ड्स का आंसर होता है उसमें पूछा जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, 2 वर्ड है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे, पर सेकंड इन यूनिट वैल्यू।
किसी भी कंटेनर के एकांक आयतन में प्रति सेकंड जितनी टक्करें होती हैं उसको हम संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जनरली इट्स वैल्यू इज वेरी हाई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान प्रायः बहुत अधिक होता है एंड फॉर गैसियस रिएक्शंस इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 10 पावर 25 टू 10 पावर 28 पर सेकंड। गैसीय विक्रियाओं के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मान 10 पावर 25 से 10 पावर 28 प्रति सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 10 पावर 25 से 10 पावर 28 कोलिजन्स होते हैं, यानी कितनी हाई वैल्यू है इसकी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड कि अगर पर सेकंड इतने कोलिजन्स होते हैं तो 2-3 सेकंड में ही रिएक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता उसका जवाब एक पॉइंट देता है कि ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दीज कोलिजन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी ये कोलिजन्स हो रहे हैं इसका एक बहुत छोटा सा अंश, एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा हिस्सा किसका, ऑफ दीज कोलिजन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं इनका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एंड कोलिजन्स बाय व्हिच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। बच्चों इसको कहते हैं प्रभावी टक्कर। टक्कर तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन प्रभावी टक्कर, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप देखते होंगे आए दिन गोलाबारी होती रहती है, कहीं एक जवान उनके मर गए, एक भारतीय सैनिक इधर खत्म शहीद हो गया, या कोई यहाँ का जो आवासीय आदमी है वो खत्म हो गया। ये प्रभावी नहीं होता, लेकिन जब नेक टू नेक फाइट होती है, नेक टू नेक घोषित तौर पे युद्ध होता है, तो वहाँ पे रिजल्ट आता है कुछ ना कुछ। रिजल्ट में होता है कि पाकिस्तान विनर हुआ या इंडिया विनर हुआ। ये जो टक्करें होती हैं वो टक्करें प्रभावी और निष्प्रभावी दो टाइप की हो सकती है। कहने का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन्स के द्वारा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट ए टाइम। इसके पहले पॉइंट में आपने देखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसके लिए उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशन का एक ही समय में फुलफिल होना जरूरी है। तो फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड और मस्ट बी फुलफिल्ड एट ए टाइम। द फर्स्ट कंडीशन, बच्चों फर्स्ट कंडीशन देखिए, every reacting molecule must possess a minimum amount of energy known as threshold energy. Dehli ऊर्जा। Every reacting molecule must possess a minimum amount of energy known as threshold energy. Effective collision के लिए reacting molecule के पास एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एनर्जी की, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारे रिएक्टिव मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी, और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से बहुत कम होगी, और वो एनर्जी उनकी एवरेज एनर्जी कहलाती है। जो भी मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, उनके पास एनर्जी तो होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं होगी तो मूव नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल्स के पास अपनी जो खुद की एनर्जी होती है उसको हम एवरेज एनर्जी कहते हैं। कभी कभी यही एवरेज एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है। अगर बराबर हो जाती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के पास जो एवरेज एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, जिसको पाकर वो अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर कर लेगा, और उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन के द्वारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अटेन, प्राप्त करना, टू अटेन द एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, द रिएक्टिंग स्पीसीज रिक्वायर सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन represented by P. Means to attain the energy equal to or greater than threshold energy. Threshold energy के बराबर या उससे अधिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेटर। दैट इज, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड एनर्जी से मॉलिक्यूल्स की अगर एवरेज एनर्जी को निकाल दिया जाए तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाती है। कभी कभी ये एवरेज एनर्जी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है। ऐसे केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की नीड नहीं होती। मान लीजिए एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, A plus B equal to product. For a reaction A plus B equal to products, the value of energy of activation can be calculated by the formula rate. रेट के लिए हम लोग स्मॉल r यहाँ पे यूज कर रहे हैं। R equal to ZAB, A और B, AB stands for the reactants A and B, ZAB into small e raised to power minus EA upon RT। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसे हिंदी में चर घातांकी कहते हैं। R equal to ZAB into E raised to power minus EA upon RT। R यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी संघट्ट आवृत्ति। EA क्या है? EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है जिसे केल्विन स्केल पर लिया गया। मींस किसी भी बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन A plus B इक्वल टू प्रोडक्ट के लिए आप रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन भी इससे कर सकते हैं। और अगर सारी वैल्यू आपको मिली हुई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है, R नोन है, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो पता है, तो यहाँ से आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एवरेज एनर्जी, आप देख सकते हैं तीन टर्म यहाँ बार बार यूज हो रहे हैं। एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी, सेकंड है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थर्ड है एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कुछ और होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ कुछ और होगा। आपको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी भी लिबरेट होती है, यानी हीट भी लिबरेट होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कुछ एनर्जी या कुछ हीट एब्जॉर्ब करते हैं तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो इनको ग्राफ के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और एक बात जरूरी है कि यदि एग्जामिनेशन में आपकी पूरी थ्योरी पूछी जाती है तो वहाँ पर भी आपको ग्राफ प्लॉट करना बहुत जरूरी है। अपने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे ग्राफ आपको बनाना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों टाइप के रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा। बहुत ही इजी है बच्चों। इसमें रिएक्शन रेट और एनर्जी के मध्य में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं और वाई एक्सिस पर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स को लेते हैं। बच्चों को अलग अलग ग्राफ प्लॉट होगा यहाँ पर। तो बच्चों, ये एक ऐसा कर्व है, दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपको एवरेज एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी तीनों के कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट कर्व इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मक्षेपीय विक्रियाएं, ऐसी विक्रियाएं जिसमें रिएक्शन के दौरान कुछ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मशोषीय विक्रियाएं, ऐसी विक्रियाएं जिसमें रिएक्शन के दौरान कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है। सो
एक्सोथर्मिक के केस में ये एनर्जी वाई एक्सिस पे एनर्जी, वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसको लिया गया है दोनों ही केसेस में, यानी नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन के प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट किया गया है। सो बच्चों देखिए, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल शो किया गया है कि दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट्स, मींस यहां से यहां तक जीरो एनर्जी से लेकर इतनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी है। तो इसको आप कह सकते हो यहां से यहां तक की जो एनर्जी है कि एवरेज एनर्जी, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। जीरो लेवल से जिस लेवल पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है यहां से यहां तक, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के पास एवरेज एनर्जी है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो इसलिए उनके पास एक निश्चित मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए और इस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मींस जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी इस लेवल तक की एनर्जी हो जाएगी वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। सो द टॉप ऑफ द कर्व, दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लोग एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। बैरियर का मतलब बाधा से है यहाँ पर। एनर्जी बैरियर ऊर्जा की बाधा, ये बाधा जब तक रिएक्टेंट पार नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और बच्चों यहाँ पे कर्व के पीक पर आप देखिए एक वर्ड लिखा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कुछ एक्स्ट्रा, ये जो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा एनर्जी, ध्यान से देखिए, this amount of energy, the average energy of the reactants and the energy required for the reactant to convert into product, the energy required for the reactant for effective collisions is starting from this one ending at this one। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल एनर्जी जब रिएक्टेंट के पास होगी तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है जिसको एवरेज एनर्जी कह रहे हैं। Now this extra amount of energy is required for reactant molecules to attain the energy equal to threshold energy and then converting into products. So this energy is known as energy of activation, E, and this energy of activation for reactants. याद रहे ये reactants के लिए है, for reactants। अब इतनी एनर्जी जब रिएक्टेंट ने गेन कर ली तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गए। उस समय रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड पहले से बने होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और नए बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो जाता है। एंड दिस इज हाईली एक्टिव स्पीसीज। हाईली मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तत्काल एनर्जी लूज कर एनर्जी इमिट करके स्टेबल कंडीशन को गेन करता है, इसलिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सिंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट बनते बनते कुछ एनर्जी भी लिबरेट हुई। कितनी एनर्जी इमिट हुई, दिस इज डेल्टा एच, एंड दिस डेल्टा एच इज एनर्जी रिलीज्ड। इतनी एनर्जी रिलीज हुई रिएक्शन के दौरान, दिस अमाउंट ऑफ। एंड प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है वो आप देख रहे हैं, प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो बैरियर है, इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट्स। तो आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो वैल्यू है वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू से कम है, इनके साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बार फिर से देखिए, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। These reactants require some extra amount of energy, that is energy of activation, to attain the energy equal to threshold energy, and they form activated complex which is highly active species. Now this convert into products and some amount of energy released,
that is delta H. Delta H is given by delta H equal to energy of activation for forward reaction means energy of activation for backward reaction. बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल में इसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और यही उस केस में एनर्जी ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो दिस इज इक्वल टू EA एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड EB एनर्जी EAB एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन. आप देख रहे हैं इस केस में EAB मींस दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन. तो यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हीट चेंज एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. बच्चों इस केस में आते हैं बिल्कुल सेम उसी की तरह. दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अटेन द एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी. दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज समटाइम्स नोन एज एनर्जी बैरियर. एनर्जी बैरियर इसलिए कि रिएक्टेंट्स के मार्ग में एक बाधा है एनर्जी की. जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी पाएंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. सो दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स के लिए है. एंड दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स के एनर्जी लेवल से थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल देखिए. अब आप बच्चों एक चीज और देख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट्स के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. इसको आप बैकवर्ड रिएक्शन का भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह सकते हैं, और इसे आप फॉरवर्ड रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह सकते हैं. यानी सिंपली इसको आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको आप लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. इस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. देयरफॉर डेल्टा H विल बी पॉजिटिव. दिस इज डेल्टा H एंड दिस डेल्टा H दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड. बच्चों ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. आप देखिए पहले रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ और थी, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा H इसने एब्जॉर्ब किया तो इसका एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज कर गया. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप हायर क्लासेस में इसकी एक अलग थ्योरी पढ़ेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ेंगे. बट यहाँ पर सिंपली ये समझिए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी पाते हैं उस केस में वो हाईली एक्टिवेटेड होते हैं, और वहाँ पर रिएक्टेंट्स के बीच में कुछ बॉन्ड्स, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं. कुछ पुराने रिश्ते टूट रहे होते हैं, कुछ नए रिश्ते बन रहे होते हैं. और इस हाईली स्पेसिफिक एक्टिविटी को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपनी एनर्जी को लोअर करना पड़ता है, एनर्जी को घटाना पड़ता है, इसलिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इतनी एनर्जी डेल्टा H एनर्जी एब्सॉर्ब. सो बच्चों दिस इज the curve between the progress of reaction and energy for exothermic reaction as well as endothermic reaction. बहुत ही आसानी से आप इसमें समझ सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी हो कि वो ऊर्जा की बाधा यानी एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके. एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने का मतलब कि उनके पास इतनी एनर्जी हो जाए कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे अधिक हो जाए. ये डिफरेंट दो अलग अलग केसेज हैं. और बच्चों अगर एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये थ्योरी, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स पूछी जाती है, ये कर्व से ग्राफ आपको हर हाल में प्लॉट करना चाहिए. एक और बात बच्चों, जहाँ तक संभव हो थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर कोई रिएक्शन है, कोई कर्व है, कोई डायग्राम है, कुछ भी अगर आता है तो उसे जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बातों को बहुत इजीली एग्जामिनर तक पहुँचाती है. हमेशा मान के रखिए कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा, जो आपका एग्जामिनर होगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा होशियार होगा. कभी कभी इस कर्व को देख करके इस बात को समझ जाएगा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो बच्चों ये पहली कंडीशन थी फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए. हमने दो कंडीशंस की बात की. द फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव
ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। और उसके उसी रेफरेंस में मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों के ग्राफ बनाए। दूसरी कंडीशन बच्चों आती है, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी ये देखने में आता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन कर लेते हैं, मीन्स उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जाती है, कभी उससे ज्यादा भी हो जाती है, फिर भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो वहां पर एक दूसरी कंडीशन है कि जो उनके बीच में टक्करें हो रही थी, कोलिजन्स हो रहे थे, अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं हो रहे थे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सेकंड कंडीशन, द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स शुड टेक प्लेस एट द टाइम द मॉलिक्यूल्स हैव द एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो बच्चों, दूसरी कंडीशन की चर्चा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, जो इस वीडियो के जस्ट बाद आपको मिलेगी, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। टिल देन व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।